नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासे आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में काव्य से संबंधित जो अगला टॉपिक लेसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेसन का नाम है चींटी, जिसके रचनाकार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मित्रों, हिंदी काव्य में 5वां जो यह लेसन है, इससे आप लोगों को पिछले सत्र में चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार यह 2 कविता से पूछा जाता था संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए बोर्ड ने इसमें से इस सत्र में चंद्रलोक में प्रथम बार यह जो रचना है इसको निकाल दिया है, अर्थात इसको आपको नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित सिर्फ और सिर्फ एक ही शीर्षक को पढ़ना है, वह क्या है? चींटी। तो चींटी शीर्षक लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, लेकिन इस चींटी शीर्षक को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि 3 नंबर का जीवन परिचय और रचना हर साल जो है पेपरों में पूछा जाता है, चाहे वह कवि हो या लेखक हो। तो लेखक से संबंधित कोई लेखक का रचना पूछ लिया जाएगा, आपको लिखना होगा, और कवि से संबंधित किसी एक कवि की रचनाएं और जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे, अर्थात इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था, जो एक धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कौशाम्बी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। कौशाम्बी जो राज्य है, कौसानी जो राज्य है, उसी के वह कोषाध्यक्ष थे, एक अच्छे जमींदार थे। और जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी जी का देहांत हो गया, अर्थात इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। जब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ तो जन्म होने के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। तो माँ बचपन में ही जन्मते ही मर गई, स्वर्ग सिधार गई, तब इनका लालन पालन इनके बुआ ने किया। फिर धीरे धीरे पंत जी बड़े होने लगे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह अल्मोड़ा में स्थित काशी जगनारायण स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। तो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह अल्मोड़ा में ही एक विद्यालय था, जिस विद्यालय का नाम था काशी जगनारायण स्कूल, जिससे इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए और इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके बाद इंटर में जब यह आए तो उसी समय महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता था। तो यह फिर जो है विद्यालय को छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में कूद गए। इसके बाद इन्होंने घर पर ही, अर्थात इनकी पढ़ाई तो छूट गई, घर पर ही इन्होंने स्वाध्ययन के माध्यम से संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला भाषा का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आरंभिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि थी। पंत जी को कविता में बचपन से ही विशेष रुचि थी। बचपन से ही इनको संगीत से प्रेम था। संगीत से प्रेम होने के कारण सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परमार्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से समृद्ध रहे और दीर्घकाल तक
यह हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। सन 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपये के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे, अर्थात इनका विवाह नहीं हुआ था। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। विशाल ललाट, चमकीली आँखें, घुंघराले बाल, शांत मुद्रा और भावुक प्रकृति के यह व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण हो रहा था। पंत जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की लंबे समय तक सेवा की। कुछ दिन तक आकाशवाणी में काम करने के बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक कविता लिखा जिस कविता का नाम था चिदंबरा। चिदंबरा नामक इस काव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में प्रदान किया गया। तो सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अगर कोई कवि है तो वह प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनको प्रथम बार चिदंबरा नामक काव्य पर भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार को सदैव के लिए छोड़ करके अलविदा हो गए, अर्थात 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग को चले गए। तो मित्रों, आपको इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। 1-2 बार इनके जीवन परिचयों को कथानुमा, कहानीनुमा आप जब पूरा पढ़ लेंगे, माता पिता का ज्ञान सही होना चाहिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था उस स्थान का नाम होना चाहिए, कहाँ पे इन्होंने शिक्षा लिया वह जो है चीज़ याद होना चाहिए। इसके साथ साथ इनका जन्म समय और मृत्यु समय, ये जब याद रहेगा तो आसानी से आप जो है इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो मूल रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर सुमित्रानंदन पंत जी का फोटो है और फोटो के नीचे आपको दिखाई दे रहा है जैसे जन्म सन है 1900 ईस्वी, जन्म स्थान दिया हुआ है कौसानी अल्मोड़ा, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी, वास्तविक जो नाम है वह गोसाई दत्त था। इनका जो वास्तविक जो नाम था वह क्या था, गोसाई दत्त, और इनकी मृत्यु सन जो हुई थी वह 1977 ईस्वी में हुई थी। तो ये संक्षिप्त जो यहाँ पे इनके फोटो के नीचे जो दिखाई दे रहा है, इतनी सी चीज़ आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। और जब जीवन परिचय आप लिख दिए तो फिर आपको क्या करना है, बस अगला हेडिंग आपका होगा रचनाएं। तो रचनाएं आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह देखेंगे, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, अतिमा, ठीक है, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपत, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रस्मबंध इत्यादि। तो ये जो रचनाएं हैं इसमें से कम आप जो है 5, 7, 8 जितना रचना आपको हो सके याद कर लीजिए, क्योंकि यह रचनाएं भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पल्लव का रचनाकार कौन है, ग्रंथि का रचनाकार कौन है, या जो है चिदंबरा नामक जो यह पुस्तक है या काव्य है इसके लेखक कौन है। तो आप अधिक से अधिक जो है रचनाओं को याद करने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से इनका यह जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। इसके अतिरिक्त और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस मूलतः ये आपको जानकारी है ये है कि इनकी जो भी रचना है वो खड़ी बोली में है और मुक्तक शैली में यह लिखा करते थे, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता, अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता रहती थी। तो आइए मित्रों, अब जो है हम इनके द्वारा लिखित जो चैप्टर है चींटी नामक शीर्षक पाठ को पढ़ते हैं। चींटी जो एक महत्वपूर्ण, एक प्रेरणादायक कवियों की जो रचनाएं हैं
इसको भी आप भली भांति याद कर लीजिए। जैसे चींटी का रचनाकार कौन है, तो आपके जो है हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। उसी तरह पूछ दिया हिमालय का रचनाकार तो महादेव वर्मा है। फिर धनुष भंग के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। फिर सोये के रचनाकार तो रसखान जी हैं। तो प्रत्येक जितने भी कवि हैं उन कवि का नाम और उनके रचनाओं को नाम आप पूरा याद कर लीजिए। तो चलिए चींटी को हम देखते हैं। चींटी को देखा, कवि कह रहा है, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपील का पात देखो न किस भांत, वह है पिपील का पात देखो न किस भांत, काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। तो यहाँ पे इस यह जो पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखें, इसके थोड़े से शब्दों पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बिरल शब्द। तो बिरल माने क्या होता है, पतली। तम, तम माने होता है अंधकार। तागे, धागा, ठीक है। तागे माने क्या होगा, धागा। तम के तागे से जो हिलडू, तो तागे यहाँ पे तागे माने धागा होता है। लघुपद, लघुपद माने छोटे पैर। पिपीलिका पात, पिपीलिका माने होता है चींटी, पात माने पंक्ति, पिपीलिका माने चींटी, चींटियों की पंक्ति। सतत माने निरंतर। निगरानी शब्द आया है, निगरानी। तो निगरानी शब्द का मतलब होगा, जैसे यहाँ पे दिया है, गाय चराती धूल खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपुत बुहारती। तो यहाँ पे निगरानी शब्द दिया हुआ है। तो निगरानी शब्द का अर्थ है देख भाल। अरि, अरे माने होता है शत्रु। जनपथ, जनपथ माने होगा जनमार्ग अर्थात सड़क जिस पर आम जनता आती जाती है। बुहारती, बुहारती माने होता है साफ करना, ठीक है। तो यह जो कविता आपको दिखाई दे रहा है चींटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शिक्षाप्रद है। तो यह अगर इतनी सी पंक्ति आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, क्योंकि संदर्भ 2 नंबर में आता है। प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश चींटी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण किया गया है। चींटी क्या है, एक कर्मठशील व्यक्ति है और उस चींटी को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यह एक सजीव प्राणी है और इसका हर एक कार्य दिखाई दे रहा है। तो इसमें चींटी के कर्मठता का सजीव चित्रण किया गया है। कवि क्या कहता है, व्याख्या में देखेंगे। चींटी को देखा, कवि कहता है कि क्या तुमने चींटी को देखा है। चींटी को देखा, कवि कहता है कि क्या तुमने चींटी को देखा है। वह सरल बिरल काली रेखा, वह बहुत सीधी एवं अति पतली काली रेखा सी दिखाई पड़ती है। तमके तागे, तमके तागे से, तमके तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। तो लेखक कह रहा है कि जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। जब वह चींटी चलती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे तम माने क्या होता है, अंधकार, और अंधकार का रंग कैसा होता है, काला। जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती और अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। देखो वह है पिपील का पात देखो न किस भांत। कवि कह रहा है कि देखो निरंतर कार्यरत होकर निरंतर अन्न कण चुनती रहती है, ठीक है। काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। लेखक कह रहा है कि देखो न निरंतर कार्यरत होकर निरंतर अन्न कण चुनती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती,
लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। लेखक कह रहा है वह गाय चराती है, धूप खाती है, धूप खिलाती माने धूप खाती है, बच्चों की निगरानी करती, बच्चों की देखभाल करती है, लड़ती अरी से तनिक न डरती, अरी माने क्या होता है शत्रु, वह शत्रुओं से लड़ती है, और दल के दल सेना संवारती, सेना का संगठन करती है। इतना ही नहीं, घर आंगन जनपथ बुहारती, इतना ही नहीं, चींटियाँ अपने घर द्वार आंगन और सड़कों को भी साफ करती है। तो कहने का भाव यह है कि आप भी चींटी को देखे होंगे, और चींटी जब समूह में चलती है तो एक कतारबंद एक लाइन से चलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तम माने अंधकार का कोई एक धागा जा रहा हो। और दल के दल सेना संवारती अर्थात उसके पीछे तमाम तरह की चींटियाँ लगी रहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक आगे जो है सेना नायक चल रहा हो और पीछे पीछे तमाम तरह की चींटियाँ चल रही हो। फिर वह जिस मार्ग से चलती हैं तो उनके चलने से एक रेखा वहाँ पे हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह जो है जनमार्ग को साफ करती हुई जा रही हो। लड़ती अरी से तनुक न डरती, उसके शत्रु अगर उसके सामने आ जाए तो वह उससे क्या होती है कि लड़ जाती है। आप देखे हुए कि अन्न कण, छोटे सा अगर अन्न का दाना मिल जाए तो वह संगठित होकर के एकजुट होकर के और वह अपने से बड़े अन्न को भी वह सभी चींटियाँ मिल करके उठा लेती है। तो इस तरह से उस चींटी को देख करके उसकी कर्मठता का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इस चींटी के माध्यम से कवि प्रेरणा देना चाहता है कि जब एक चींटी जो छोटी सी प्राणी जिसके अंतर्गत थोड़ा सा भी अगर उसको चोट लग जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कब उसकी मृत्यु हो जाए इसकी परवाह न करती हुई एक छोटा सा जीव जब इतना कार्य तन्मयता से कर सकती है, तो हम तो एक सजीव प्राणी है, हम लोग तो बुद्धिजीव प्राणी हैं, हम लोग क्यों नहीं उस कार्य को करते हैं। चलिए मित्रों, आगे इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य अगला हेडिंग होगा, इसमें लिखेंगे कि चींटी लघुतम जीव है जो परिश्रम एवं कर्म की प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित है। इसमें जो रस अगर पूछा जाए तो रस आप लिख लेंगे शांत रस होगा, छंद हो जाएगा मुक्तक, कविता छंद है, मुक्तक छंद है, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, ठीक है, तथा मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और शैली में लिख लेंगे वर्णात्मक शैली। तो काव्य का सौंदर्य में मुख्य रूप से आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, इन 4-5 चीज़ों को विशेष तौर से लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी है सामाजिक प्राणी, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कर्तन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो यह युगवाणी नामक जो कविता है, उस कविता से यह चींटी नामक शीर्षक पाठ लिया गया है। इसका थोड़ा संदर्भ से पूर्व हम जो है इसके शब्दार्थों पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्राणी शब्द दिया है। प्राणी मतलब होता है वह चींटी है प्राणी, सामाजिक प्राणी माने होगा जीव, ठीक है। श्रमजीवी शब्द आया है, श्रमजीवी शब्द का मतलब होगा श्रम पर जीने वाली, ठीक है। अगला होगा श्रमशील, श्रमशील माने होता है श्रम पर श्रमशील, श्रम पर जीने वाली। सुनागरिक माने अच्छे नागरिक के गुण वाली। भूरे बालों की सी कर्तन अर्थात श्वेत बालों के कटे हुए टुकड़ों जैसी। चींटी के लिए नूतन प्रयोग किया गया है इस कविता में। तो यहाँ पे देखेंगे चिनगी है, चिनगी माने क्या होता है चिनगारी। अग्निकण एक अक्षर दिखाई दे रहा है,
अग्निकण, अक्षय, अक्षय माने कभी नष्ट न होने वाली, देही, देही माने होता है आत्मा, शरीरधारी प्राणी, तिलसी, तिल के समान, तन्मय, तन्मय माने होता है ताल्लीन, लगे रहना। तो इस तरह से आप इसका संदर्भ कर लेंगे। प्रस्तुत काव्य संकलन में चींटी नामक शीर्षक कविता से यह शीर्षक लिया गया है, जिसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसमें चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण किया गया है। कवि कहता है, व्याख्या में लिखेंगे, चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह श्रमशील है, एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मिलकर सहयोग से कार्य करती है, क्योंकि वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह एक अच्छा नागरिक है, क्योंकि वह जो भी कार्य करती है आपस में मिलजुल करके कार्य करती है। देखा चींटी को उसके जी को। लेखक कहना चाहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को कार्य करते हुए देखा है कि वह कैसे मन लगाकर श्रम करती है। देखा चींटी को उसके जी को, जी माने क्या होता है, प्राण। लेखक कहता है, क्या तुमने कभी चींटी को कार्य करते हुए देखा है कि वह कैसे मन लगाकर श्रम करती है। भूरे बालों की सी करतल, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह तो श्वेत केसों की करतन सी प्रतीत होती है। उसका लघुता, छोटापन माने लघुता, उसकी लघुता किसी से छिपी नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। लेखक कह रहा है कि वह भूमंडल पर निर्भय होकर घूमती है। वह कर्मठता की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, वह कर्मठता की प्रतिमूर्ति है। तन्मय होकर कार्य करती है। वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिनगी सी है। ठीक है, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिनगारी सी है, अर्थात चिनगी सी है। आगे देखेंगे, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कर्म से कभी न टलती। तो लेखक कहना चाहता है, बता रहा है कि वह लघु जीवात्मा है। वह भी क्या देही है तिलसी, अर्थात उसका जो शरीर है काला तिल, अब देखें ना, काले तिल से भी छोटा उसका शरीर है। तो लेखक कह रहा है कि वह लघु जीवात्मा है, तिल जैसी छोटी से उसका शरीर है। वह छोटे देह में प्राणों की चमक सी है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। वह छोटे देह में प्राणों की चमक सी है, फिर भी वह मीलों चलती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अर्थात लेखक बता रहा है कि उसका शरीर तिल के समान छोटा है। वह छोटे देह में प्राणों की चमक सी है, अर्थात उसके छोटे से शरीर में जो उसके प्राण है वह मानो एक चमक के समान है, अर्थात बिल्कुल ही तुच्छ है। फिर भी इतना छोटा होने के बावजूद, इतना छोटा शरीर होने के बावजूद भी वह, आप देखे होंगे कि दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों तक चल जाती है, चलती चली जाती है। अथक कार्य में से कभी न डरती, अथक परिश्रम करती हैं तथा किसी भी कार्य में लग जाती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। तो कहने का भावार्थ यह है, एक छोटी सी चींटी जो हमेशा अपने कार्य में, अपने कर्मठता के लिए प्रसिद्ध है, तो उस चींटी से हमें एक सीख लेना चाहिए, एक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, एक प्रेरणा लेना चाहिए कि जब एक छोटी सी चींटी जिसके शरीर में प्राण, जिसका शरीर बिल्कुल ही छोटा, उसमें प्राण कितना छोटा, इसके बावजूद भी इतना जो है तन्मयता से हर एक कार्य को करती है, तो हम लोग तो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हम लोगों का शरीर भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्यों नहीं अपने कार्य को कुशलता से करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप लोग
यह जो चींटी नामक शीर्षक कविता है इसको पढ़ा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ये इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए पंक्ति में आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि वह भी क्या देही है तिलसी प्राणों सी रिलमिल झिलसी दिन भर में वह मीलों चलती अतः कार्य। तो जिस पंक्ति में सा सी सम सरी सदृश्य इत्यादि वाचक शब्द आ जाते हैं तो उसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें अगर अलंकार देखा जाए तो उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। काव्य के सौंदर्य में लिखेंगे पहला पॉइंट कि कवि चींटी के माध्यम से कर्मठता के लिए जन समूह को प्रेरित कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रस, तो रस में लिखेंगे शांत रस। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे छंद, तो छंद में लिख लेंगे मुक्तक छंद। ठीक है। अलंकार, तो अलंकार में आप देख रहे हैं कि कई जगह सा सी सम समान सरिस आए, तो जिस पंक्ति में आए तो यहाँ पे कई जगह सी आया है, तो इस कारण से इसमें जो उपमा अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली है, शैली लाक्षणिक और प्रसाद गुण की छटा दर्शनीय है। तो मित्रों यह जो है चींटी नामक जो शीर्षक कविता है इसको आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। सभी जो सब्जेक्ट हैं वह सब्जेक्ट आप लोगों का कोविड-19 महामारी के चलते 70% तक सिलेबस पूछे जाएंगे। पहले जो 100% पूछा जाए उसमें से 30% सिलेबस को आपको माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है। तो आपको जो आपका पेपर होगा वह 100 नंबर का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। तो जो पिछले सत्र में आप लोगों का 70 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो उस 70 नंबर के पेपर में से 30% तक माइनस करके फिर उसको जो है 70 नंबर का प्रश्न बनाया गया है। तो कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ना है ये सब चीज़ अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसी तरह से हर विषय, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोविड-19 के चलते महामारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है उसको 30% कम कर दिया है। तो मित्रों आप लोग हमारे इस चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP के माध्यम से जो भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं इसको घर बैठे इस अध्ययन के द्वारा आत्मसात करें, इसका अध्ययन करते रहें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में मित्रों दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिर आपसे अगले लेसन को लेकर एक विश्वास आशा के साथ फिर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।